तो बच्चों फार्माकोडायनेमिक्स का क्या मतलब है कि हमने वो स्टडी करना है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में ये पढ़ा था ना कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। उसमें हमने देखा था एब्जॉर्प्शन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, एक्स के साथ क्या कर रही है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन रिसेप्टर्स। ठीक है, इसमें हमने ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना है और बॉडी पे ओवरऑल इफेक्ट देख लेना है कि ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है पैनाडोल, तो हमने इसमें देखना है कि पैनाडोल करती क्या है, फ़ीवर को और पेन को कम करती है। और दूसरा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कि ये हमारी बॉडी में क्या ऐसी चेंजिंग करी है जिसकी वजह से फ़ीवर कम हो गया है। ठीक है, तो हमने फार्माकोडायनेमिक्स में यही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कैटजंग में भी ना आपके इसमें पहले बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं और सिलेबस में भी आपके इसमें इस चैप्टर में से ना मेनली डेफिनेशंस दिए हैं। इसमें कुछ ऐसे समझने वाली बात नहीं है। बस पहले रिसेप्टर की डेफिनेशन है। तो रिसेप्टर का तो आप सबको पता है। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बायोलॉजिक सिस्टम के, जिसके ऊपर ड्रग्स बाइंड करती है और फंक्शन को चेंज करती है। यानी रिसेप्टर है, इसके ऊपर आके ड्रग बाइंड करेगी और अपना फंक्शन करेगी। रिसेप्टर इज़ जस्ट लाइक अ लॉक एंड ड्रग इज़ लाइक अ किडनी की। तो रिसेप्टर लॉक है, ड्रग उसके ऊपर आके लगेगी, उसको अनलॉक करेगी, रिसेप्टर आगे सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स वगैरह को एक्टिवेट करेगा और इफेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है कि साल्ब्यूटामोल जो है ना, ये एक बीटा-2 एगोनिस्ट है। ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। ये कहाँ जाके लगेगा, बीटा-2 रिसेप्टर्स पे। कौन से बीटा-2 रिसेप्टर्स, ब्रोंकाई के। वहाँ पे जाके ब्रोंकोडाइलेशन करवा देगा और अस्थमा बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा इसका फार्माकोडायनेमिक्स साल्ब्यूटामोल का। इसने क्या किया, बॉडी में जाके बीटा-2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया। बीटा-2 रिसेप्टर ने फर्दर क्या किया, ब्रोंकोडाइलेशन कराई और हमारी बॉडी पे ओवरऑल इफेक्ट क्या आया कि हमारा अस्थमा बेटर हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब रिसेप्टर्स के कुछ फीचर्स हैं ये कि ये स्पेसिफिक होते हैं और सिलेक्टिव होते हैं। ये हर ड्रग के लिए हर रिसेप्टर सिलेक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता कि बॉडी में एक ही रिसेप्टर है, पेन किलर्स भी जाके उसी पे लग रही हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी जाके उसी को एक्टिवेट कर रही हैं, एंटी एंजाइनल भी जाके उसी को एक्टिवेट कर रही हैं। नहीं, हर ड्रग के लिए सेपरेट रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आपको बुखार है तो आपने उसके लिए एंटीपायरेटिक लिए हैं, वो किसी और रिसेप्टर पर जाके लगेंगे, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे। और अगर आपको हाइपरटेंशन की ड्रग्स ले रहे हैं तो वो अपने हाइपरटेंसिव वाले रिसेप्टर्स पे लगेंगी। हर ड्रग हर रिसेप्टर पर नहीं लग जाता। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी का यही मतलब है कि रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो सिलेक्टिव होते हैं, हर ड्रग को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे एट्रोपिन है ना, ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करता। ये वैसे भी मैं आपको कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह में पढ़ाऊंगी एट्रोपिन, वहाँ पे आप पढ़ोगे। लेकिन अभी बस इतना याद रख लो कि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और निकोटिनिक के साथ बाइंड नहीं करता। फिर हम अफिनिटी देखते हैं। अफिनिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू रिसेप्टर, कि ड्रग की कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करे। थोड़ी टेंडेंसी है, ये ज़्यादा टेंडेंसी है। अगर ज़्यादा टेंडेंसी है तो ड्रग अच्छी से बाइंड हो जाएगी, है ना। बाइंडिंग अगर ज़्यादा है तो मतलब अफिनिटी ज़्यादा है। अब इस बाइंडिंग का ये मतलब नहीं है कि इफेक्ट भी आ रहा है। इफेक्ट का अभी हमें नहीं पता, हम सिर्फ बाइंडिंग को देख रहे हैं कि ड्रग में और रिसेप्टर में अफिनिटी कितनी है, कितनी उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो ड्रग जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर सके। ठीक है, हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं। इसका अभी इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इस अफिनिटी का, इसका इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपने याद रखना है। फिर हम इफेक्टर्स पढ़ते हैं। इफेक्टर्स क्या हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को ट्रांसलेट करते हैं एक केमिकल सेलुलर एक्टिविटी में। ठीक है, जैसे हमने एक ड्रग लिया, वो आया अपने रिसेप्टर पे लगा। ठीक है, तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हो गया। अब इस ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन ने क्या किया, बॉडी में एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाया, उसने साइक्लिक AMP बनाया और फिर इफेक्ट आया। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक AMP है ना, इसको हम इफेक्टर बोलते हैं, क्योंकि यही है ना जो आगे इफेक्ट कॉज करवा रहा है, तो ये इसको हम इफेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का कर्व। तो इसका क्या मतलब है, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व का क्या मतलब है, रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स इन अ पर्सन। डोज रिस्पॉन्स कर्व है ना, डोज का और रिस्पॉन्स का हमने रिलेशनशिप देखना है कि अगर हम डोज दे रहे हैं तो इसका कितना इफेक्ट आ रहा है। हमने डोज दिया है, उसका इफेक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और ज़्यादा तो नहीं आ रहा। ये तीनों चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को 500 mg ड्रग दी, उससे उसका पेन रिलीफ हो गया। 1000 mg दी, उससे पेन रिलीफ ज़्यादा हुआ है। 1500 mg दी, उससे भी पेन रिलीफ और ज़्यादा हो गया। लेकिन एक ऐसी कंसनट्रेशन आएगी जहाँ पर हम ड्रग को जितना मर्जी इसकी कंसनट्रेशन को बढ़ाते जाएं लेकिन इफेक्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है डोज और रिस्पॉन्स में। डोज जैसे जैसे बढ़ाओगे इफेक्ट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू अ स्पेसिफिक लेवल। अगर एक स्पेसिफिक लेवल अचीव हो गया, उसके बाद हम जितना भी डोज को बढ़ाते जाएं इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गया ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हम किस में देख रहे होते हैं, एक पर्सन में, रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स इन अ सिंगल पर्सन। आगे हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ेंगे, वो हम एक पॉपुलेशन में देख रहे होते हैं। इस ये वाला रिलेशन डोज और इफ़ेक्ट का एक पॉपुलेशन में देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पर्सन में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ईमैक्स। ईमैक्स को हम एफिकेसी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स एफिकेसी। जितना ज़्यादा इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट पहुँच आ गया तो हम कहेंगे हाँ ये ड्रग, इसकी एफिकेसी आ गई, इसकी ईमैक्स रीच हो गई। और EC50 का क्या मतलब है, डोज प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट, यानी ड्रग की वो डोज जो मैक्सिमम इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, 50% ऑफ मैक्सिमम प्रोड्यूस करती है, यानी हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो अगर हमने हम देखें इसको, तो अगर ईमैक्स जो है ना वो 100 पे आता है, यानी अगर हम पेशेंट को 100 mg ड्रग दे रहे हैं और वो 100 mg पे जाके अपना मैक्सिमम शो कर रही है, तो उसका हाफ 100 का 50 mg है, यानी इस पे उसका 50% इफेक्ट आएगा। तो 50 mg क्या हुआ उसका, EC50, ठीक है। ये वो डोज है जहाँ पे ड्रग का 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है, 50% ऑफ मैक्सिमम। और EC50 का इन्वर्स रिलेशन है पोटेंसी के साथ, जितना EC50 ज़्यादा पोटेंसी उतनी कम, यानी आप देखें कि 100 mg थी पहले जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। अब 50 है जो कि हाफ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर इस 50 की जगह 10 mg हम दें और वो हाफ इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो ये 10 mg तो कम है ना 50 से, 10 mg कम है, यानी 10 mg, हाँ 10 mg कम है, EC50 कम है, तो मतलब उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, वो ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ही फास्ट वो अपना काम कर रही है, ठीक है। तो आपको EC50 और पोटेंसी में रिलेशन समझ आ गया। EC50 वो डोज़ है जिसने हाफ इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। अब वो डोज़ ज़्यादा भी हो सकती है, वो डोज़ कम भी हो सकती है। अगर वो डोज़ कम है तो मतलब वो ड्रग बहुत पोटेंट है, अगर वो डोज़ बहुत ज़्यादा है जिसने हाफ इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो ड्रग कम पोटेंट है, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। एफिकेसी दोबारा बता दूं आपको, ठीक है। एफिकेसी का मतलब है मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस। इसको मैं आपको ना ग्राफ से बता देती हूँ। जैसे ये ग्राफ है, तो यहाँ पर है 50 mg, यहाँ पर है 100 mg। अब हमने देखना है कि ये नहीं, इसको इस तरह नहीं बनाना, इसको हमने इस तरह बनाना है, इस तरह, ठीक है। इसको हमने इस तरह से बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये इफ़ेक्ट वाली साइड है, वाई एक्सिस पे इफ़ेक्ट है और यहाँ पर है डोज। तो ये 100% इफ़ेक्ट है और यहाँ पे आप कर लें कि 50% इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब ये जो डोज़ है ना 100 mg, यहाँ पर इसका 100% इफ़ेक्ट आ रहा है, ये हो गई इसकी एफिकेसी ईमैक्स, यानी 100% इफ़ेक्ट आ गया, एफिकेसी रीच हो गई। और EC50 क्या है, 50% इफ़ेक्ट कहाँ पे आ रहा है, इस डोज पे, ठीक है। अब अगर वो 50 पे आ रहा है तो मतलब ड्रग कितनी पोटेंट है, और अगर वो यहाँ पे इसका 50% इफ़ेक्ट आ गया तो मतलब वो ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। कम पोटेंट और लेस पोटेंट ये आपको EC50 से पता चलता है। फिर हम देख लेते हैं, ये पोटेंसी हमने पढ़ लिया है। अब हम ना, हाँ, पोटेंसी में ये भी है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसको हम लॉग स्केल पर देखते हैं। इसका हम लॉग स्केल बनाते हैं, वो किस लिए कि ताकि सिग्मॉइड कर्व आए, ठीक है। हमें सिग्मॉइड कर्व चाहिए, इससे जो है ना दो ड्रग्स उनका कंपैरिजन इजी हो जाता है। पोटेंसी में हमने दो ड्रग्स का कंपैरिजन करना है ना कि फॉर एग्जांपल ड्रग ए है वो 10 mg पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है 50%, और ड्रग बी है वो 100 mg पे अपना 50% इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, EC50 100 पे दे रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पोटेंट है, 10 या 100? 10 है ना ज़्यादा पोटेंट, 10 ज़्यादा पोटेंट है। तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, वो किस तरह करेंगे, लॉग स्केल पे करेंगे, और इसमें हमें सिग्मॉइडल कर्व मिलेगी। मैं आपको आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ, रुक जाओ, आपको फिर अच्छी समझ आएगी ज़्यादा। ये देखो, ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये ईमैक्स है, ईमैक्स, ठीक है। ये कहाँ पर आ रहा है, 200 पे ईमैक्स आ रहा है। और ये EC50 है, EC50 कहाँ पे आ रहा है, 10 पे। ये लीनियर स्केल है
और हम इसको जो है ना लॉग स्केल प्रेफर करते हैं। लॉग स्केल क्यों प्रेफर करते हैं? ताकि हमें ये सिग्मोइडल कर्व मिले और दो ड्रग्स के दरमियान कंपैरिजन हमारा इजी हो। ठीक है, यहाँ पर तो इजी नहीं है ना, यहाँ पर लाइन लगेगी, यहाँ पर लाइन लगेगी, ये समझना आसान नहीं है। ये समझना ज़्यादा आसान है क्योंकि इससे हम इस साइड वाला कंपेरिजन भी, इस साइड वाला कंपेरिजन भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं। देखिए जैसे 25 और यहाँ से 5 पे। ठीक है, और ये वाला कर्व मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? अफिनिटी पढ़ी है। ड्रग की अफिनिटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू रिसेप्टर। ठीक है, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी उतनी ज़्यादा अफिनिटी, जितनी कम टेंडेंसी उतनी कम अफिनिटी। पोटेंसी का मतलब क्या है? डोज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्ट। अगर डोज ज़्यादा चाहिए तो ड्रग कम पोटेंट है, अगर डोज कम चाहिए तो ड्रग ज़्यादा पोटेंट है। डोज बेसिकली यहाँ पर क्या है? ये EC50 हमने देखा था ना, डोज प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ इफेक्ट। तो अगर हमें कम डोज चाहिए तो ड्रग ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा डोज चाहिए तो कम डोज चाहिए तो ज़्यादा पोटेंट है। ये पोटेंसी और एफिकेसी आपको मिक्स तो नहीं हो रहे? और एफिकेसी का मतलब है मैक्सिमम इफेक्ट। ये हमने पहले भी देख लिया, ड्रग ए और ड्रग बी है। ये पोटेंसी और वर्सेस एफिकेसी। ड्रग ए और ड्रग बी जो है ना, ये दो ड्रग्स हैं, इनमें से एक जो है वो अपना 50% इफेक्ट दे रही है 10 mg पे, दूसरी 50 mg पर। तो ये 10 mg ही ज़्यादा मोर पोटेंट है ना, मतलब इसकी कम ड्रग हमें देनी पड़ रही है, 10 mg की गोली देनी पड़ रही है, और इफेक्ट जो है ना वो 50% आ रहा है। और इसमें हमें 50 mg की गोली देनी पड़ी है और फिर जाके 50% इफेक्ट आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये ज़्यादा अच्छी बात है, ये ज़्यादा पोटेंट है। और इन दोनों का जो है ना मैक्सिमम इफेक्ट वो सेम ही है। तो इसका मतलब एफिकेसी दोनों की सेम है लेकिन पोटेंसी दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, चलें और ये चलें बाद में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि इस तरह है ना, एक ड्रग, एक ग्राफ हमने इस तरह बनाया, एक ग्राफ हमने इस तरह बनाया। ये हमारा हो गया मैक्सिमम इफ़ेक्ट, ये मैक्सिमम है, 100% इफ़ेक्ट है। और ये है हमारा यहाँ पर 50। ठीक है, 50% इफ़ेक्ट है। ये नज़र आ रहा है आपको जो मैं बना रही हूँ? ठीक है, 50% इफ़ेक्ट हमें यहाँ आ रहा है। ठीक है, ड्रग ए जो है ना उसकी 10 mg कंसनट्रेशन और 50% इफेक्ट आ रहा है। ड्रग बी जो है ना उसकी 50 mg कंसनट्रेशन और फिर 50% इफेक्ट आ रहा है। लेकिन ऊपर देखें मैक्सिमम इफेक्ट तो दोनों का सेम आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब हमने 10 को डबल किया 120 किया तो ज़ाहिर है 50% अगर इफेक्ट 10 पे आ रहा है तो 100% 20 mg पे आएगा ना। तो ऐसा है कि 20 mg हमने किया था, मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पे आया, और 50 का जब हमने डबल किया 100 mg तो मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 50 को हमने डबल किया तो मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, नहीं, मैक्सिमम तो 100 है, वो तो 100 तक रहेगा। इन दोनों का मैक्सिमम इफेक्ट सेम आ रहा है, बस डोज का फ़र्क है, पोटेंसी का फ़र्क है। तो ये ही इन दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। फिर हम KD देख लेते हैं। KD का क्या मतलब है कि ड्रग की वो कंसनट्रेशन जो 50% रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, 50% रिसेप्टर्स को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। हमारी बॉडी में टोटल रिसेप्टर 100 थे फॉर एग्जांपल, 50 ऑक्यूपाई हो गए। जब 50 ऑक्यूपाई हो गए तो हमने बोल दिया कि ये ड्रग की KD कंसनट्रेशन है। हमने 10 mg ड्रग दी, उसने जाके 50 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, तो हमने बोला कि ये दिस इज़ KD, 10 mg इज़ KD। KD कंसनट्रेशन किस तरह है कि इसने जाके 50 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, इस तरह हमें पता चला कि दिस इज़ KD। ठीक है, तो KD हमने पढ़ लिया, वो कंसनट्रेशन जहाँ पे 50% रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होते हैं, और इसका अफिनिटी से इन्वर्स रिलेशन है। अब आप खुद सोचो कि ये फॉर एग्जांपल ड्रग है, ठीक है, ये जाके अपने रिसेप्टर पे बहुत जल्दी लग रही है, बहुत जल्दी लग रही है, इसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम जैसे इस ड्रग का 10 mg देंगे बॉडी में और आगे 100 रिसेप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी जाके अपने रिसेप्टर पे लग जाएगी, क्योंकि इसकी अफिनिटी ज़्यादा है। तो अफिनिटी ज़्यादा होगी तो मतलब KD कम होगा। तो लोअर KD का मतलब है कि अफिनिटी ज़्यादा है। लोअर KD हम कब कहेंगे? जब 50 रिसेप्टर्स बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो गए हैं। ठीक है, लोअर KD हम तब कहेंगे जब 50 रिसेप्टर ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत थोड़ी ड्रग चाहिए थी, मतलब उसकी अफिनिटी ज़्यादा, वो इधर उधर नहीं गई, वो उसके अपने रिसेप्टर के लिए अफिनिटी ज़्यादा थी और वो सीधा जाके रिसेप्टर्स पर ही लगी है। ठीक है, और इसके बाद हम Bmax देख लेते हैं। Bmax का मतलब यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। यहाँ पर था कि 50% रिसेप्टर्स जब जो ड्रग की कंसंट्रेशन ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम KD कहते हैं, और Bmax का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे टोटल रिसेप्टर्स 100 थे ना बॉडी में, तो यही हुआ ना इसका Bmax, यानी मैक्सिमम इफेक्टर्स हमारे पास 100 थे, ये ऑक्यूपाई हो सकते हैं सारे, लेकिन ड्रग की वो कंसंट्रेशन जिसने इनमें से 50 ऑक्यूपाई की है वो KD हो गई। और KD और अफिनिटी का ताल्लुक आपको समझ में आया है?
कि अगर KD कम है ना, यानी ड्रग की वो कंसनट्रेशन जिसने 50% रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई करने हैं वो कम है, तो इसका मतलब उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। वो जैसे ही बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं ना, वो सीधा सीधा अपने जाकर रिसेप्टर्स पर लेते हैं। जैसे अगर हम 50 बच्चों को स्कूल भेजें तो वो जाकर सीधा अपनी क्लास में बैठ जाएं, ठीक है। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो सीधा जाकर अपनी क्लास में बैठ गए हैं, तो उनमें हम बोलेंगे कि उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने 50 बच्चों को स्कूल भेजा, उनमें से 10 जो है वो कैंटीन में चले गए हैं, 10 जो है वो अपनी क्लास में गए हैं, 10 कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो सारे क्लास में तो नहीं है ना, सारे के सारे 50 रिसेप्टर्स तो नहीं ना ऑक्यूपाई हुए, 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई नहीं हुए। हमें अब और बच्चे भेजने पड़ेंगे उस क्लास में, और डोज देनी पड़ेगी ताकि क्लास में 50 की क्वान्टिटी पूरी हो, ठीक है। तो हमें और देनी पड़ेगी, वहाँ पर बच्चे भेजने पड़ेंगे, मतलब KD बढ़ गया तो एफिनिटी कम है, बच्चों की एफिनिटी कम थी। अब हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व देख लेते हैं। ग्रेडेड डोज में हमने देखा था एक पेशेंट के ऊपर डोज का, ड्रग का और रिस्पॉन्स का इफेक्ट, और क्वांटल डोज में हम एक पॉपुलेशन पर देख लेते हैं, ठीक है। अब आप एक पॉपुलेशन में समझ लें कि 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमने 100 स्टूडेंट्स को ड्रग दिया है, उन सब ने उस ड्रग को रिस्पॉन्ड किया है, तो इसकी हाँ, तो ये कर्व कैसा आएगा, 100% कर्व आएगा, सब ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अगर 50 पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया तो वो 50% आएगा उसका इफ़ेक्ट, और अगर 10 ने रिस्पॉन्ड किया ना तो इसका मतलब 10% है वो ड्रग इफ़ेक्टिव, ठीक है। इससे हमें ड्रग की एफिकेसी का पता चलता है, ठीक है। सब ने रिस्पॉन्ड किया तो मतलब वो 100% ड्रग, वो अच्छी ड्रग है। अगर 50 पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया तो उसकी 50% उसकी एफिकेसी, और अगर 10 ने रिस्पॉन्ड किया तो मतलब वो ड्रग 10% इफेक्टिव है, 10% पॉपुलेशन में उसने इफेक्ट शो किया। इसके बाद हम ED50 देख लेते हैं। ED50 क्या है, डोज इफेक्टिव इन 50% पॉपुलेशन। ये मैं आपको ना सारी एंड में रिवाइज़ कराऊंगी, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, KD, Bmax, ED, Emax, EC50, तो ये ना मैं आपको एंड में सारे इकट्ठे सारे रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है। ED50 का क्या मतलब है कि डोज इफेक्टिव इन 50% पॉपुलेशन। अब हमने 100 पेशेंट्स को ड्रग दी, 50 जो है ना वो उससे रिलीव्ड हो गए, तो उसका ED50 है। समझ आ गया। 50% पॉपुलेशन में ही हमें इफेक्ट चाहिए था ना, 100 पेशेंट को दी, 50 को रिलीव हो गए, तो ये उसका ED50 है। ED50 का मतलब है कि डोज प्रोड्यूसिंग टॉक्सिसिटी इन 50% पॉपुलेशन, और लीथल डोज का मतलब ये है कि वो वाली डोज जो 50% पॉपुलेशन में डेथ करवाती है लोगों की, ठीक है। अब ये जो लीथल डोज है ना, इसको हमने इंसानों पर इसका तजर्बा नहीं करना है, इसको हमने रिसर्च में यूज़ करना है, क्योंकि हमने लीथल डोज चेक करनी है ना, कि हम देखना चाहते हैं कि इस ड्रग की कितनी डोज हम दें तो उससे पेशेंट मर सकता है। तो ये हम इंसानों पर तो चेक नहीं करेंगे, ज़ाहिर है, ये हम ना एनिमल्स पर करते हैं, और ये रिसर्च के लिए यूज़ होता है। हमने इसमें देखा कि इफ़ेक्टिव कितनी डोज थी, इसमें हमने देखा कि डोज़ टॉक्सिक कितनी है, और इसमें हमने देखा कि डोज़ लीथल कितनी है, कितने लोग इससे मर रहे हैं, कितने लोगों में टॉक्सिसिटी हो रही है, कितने लोगों में इफ़ेक्ट आ रहा है, मतलब कितनी क्वांटिटी है ड्रग की जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कितनी क्वांटिटी है ड्रग की जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, और कितनी है जो लीथल है। जैसे अगर है हमारे पास 100 mg ड्रग, ठीक है, हमने 100 mg दे दी 50% लोगों में, उसने काम कर दिया, तो हम कहेंगे ये है इसकी इफ़ेक्टिव डोज़, इस ड्रग की, पैनाडोल की कर लो आप, 100 mg इसकी इफ़ेक्टिव डोज़ है। फिर हमने उस ड्रग को दोबारा एक और पॉपुलेशन को दिया, और हमने उसको कर दिया 200 mg पे। 200 mg जब हमने दी ना, तो 50% जो थे ना लोग, हमने एक पॉपुलेशन को दी, उसमें से 50% जो थे ना उनमें टॉक्सिसिटी हो गई, तो हमें पता चल गया कि 200 mg जो है ना ये इसकी टॉक्सिक डोज़ है। फिर हमने इसकी लीथल डोज चेक करनी थी, तो हमने 1000 mg दे दी, ठीक है। 1000 mg हमने एक पॉपुलेशन को दी, उनमें से 50% में इस 100 mg पर डेथ हो गई लोगों की, तो हमें पता चल गया कि पैनाडोल की इफेक्टिव डोज़ क्या है, 100 mg, टॉक्सिक डोज क्या है 200 mg, और लीथल डोज क्या है 1000 mg, ठीक है। EC50 50% इफेक्ट, ED50 इफेक्टिव इन 50% पॉपुलेशन, TD50 टॉक्सिक, और लीथल LD50 क्या है, लीथल इन 50% पॉपुलेशन, ठीक है। समझ आया आपको यहाँ तक? अगर कुछ पूछना है तो आप बताएं। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्पेयर रिसेप्टर्स पढ़ते हैं। स्पेयर रिसेप्टर, ये अभी तक की पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, स्पेयर रिसेप्टर्स, ठीक है। स्पेयर रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीछे डोज रिस्पॉन्स कर्व भी थे इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पेयर रिसेप्टर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से रिसेप्टर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये बॉडी में पड़े रहें, हमें चाहिए ही नहीं है। ये सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होने से पहले ही हमारा इफेक्ट आ जाता है। अब ये कब एग्जिस्ट करेंगे, जब EC50 जो है ना वो KD से कम होगी। KD क्या था, डोज दैट प्रोड्यूस 50% दैट ऑक्यूपाइज 50% रिसेप्टर्स, और EC50 क्या है,
50% इफेक्ट इन 1%। ये देखें, रुके, KD क्या था, ड्रग की कंसंट्रेशन जो 50% रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। ये वो कंसंट्रेशन है जिसने 50% रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेना है। और EC50 क्या है, EC50 है जिसने 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। अगर अब EC50 KD से कम है, यानी इसका मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ, रुके। पेशेंट को दी ना 1 mg, तो उसने हमें ना 1 mg पर ही उतना इफेक्ट शो कर दिया। उसने 1 mg पर इतना इफेक्ट शो कर दिया जितना 10 mg पर आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा, उन साइंटिस्ट के हिसाब से 50% इफेक्ट कब आना था, जब हम 10 mg ड्रग दें, 10 mg पर 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होंगे, 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होंगे तो मतलब आधा इफेक्ट आ गया, आधे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो गए, आधा इफेक्ट आ गया। लेकिन असल में क्या हुआ कि हमने अभी 1 mg दी और हमें 50% इफेक्ट मिल गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी उसने 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई नहीं किए, 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई नहीं किए, लेकिन हमें इफेक्ट उतना ही दे दिया है, मतलब EC50 KD से कम है, ठीक है। 50 mg पर होने थे 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई, लेकिन 1 mg पर उसने हमें उतना इफेक्ट दे दिया, मतलब कि 50 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई नहीं हुए। वो सिर्फ तभी होते जब यहाँ पर यहाँ तक पहुँचती ड्रग, वो नहीं हुए, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये जो 1 mg इसने इफेक्ट शो किया है ना, ये अभी 10 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करके दे दिया हमें इफेक्ट, ठीक है। और बाकी के जो 40 रिसेप्टर्स हैं वो स्पेयर हैं, ठीक है। अब ये दिखा रहा था कि 10 पर हमें 50% मिलता है और इसके हिसाब से फिर इस 10 को ही डबल करो, 10 100 पे हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है। लेकिन इसने क्या किया कि इसने 1 पर हमें आधा इफेक्ट दे दिया और उसके बाद 10 पर जाकर इसने हमें अपना मैक्सिमम इफेक्ट दे दिया, ठीक है। इसने हमें मैक्सिमम इफेक्ट दे दिया, यानी 100 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई नहीं हुए और हमारा इफेक्ट पहले ही आ गया और बाकी सारे रिसेप्टर स्पेयर पड़े हैं। इसकी एग्जांपल भी है कि टोटल रिसेप्टर अगर 100 थे तो मैक्सिमम इफेक्ट 20 पे आ गया और जो बाकी 80 हैं वो स्पेयर हैं। इसकी ये आपकी कैटजेट में एग्जांपल लिखी हुई है, बीटा रिसेप्टर्स इन हार्ट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि बीटा रिसेप्टर जो है ना वो बहुत थोड़े से रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करते हैं और अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर देते हैं, बाकी सारे रिसेप्टर ना ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो स्पेयर रहते हैं, उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले हमें हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल गया 50% या 100%, उन रिसेप्टर्स को पूरों को ऑक्यूपाई करने से पहले ही हमें हमारा इफेक्ट मिल गया, ठीक है। तो आपको स्पेयर रिसेप्टर समझ आया बच्चों, बताओ, वरना मैं आपको ना दोबारा। Yes, ma'am. ठीक है, गुड। तो अब हम देखते हैं हमने पीछे से यहाँ तक अब तक क्या पढ़ा। EMAX पढ़ा, EMAX मतलब एफिकेसी, वो डोज जहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट आता है। EC50 यानी वो डोज जहाँ पे 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट आता है। इसका ताल्लुक पोटेंसी से है, EC50 ज़्यादा है तो पोटेंसी मतलब ड्रग की कम है, और अगर EC50 कम है तो मतलब पोटेंसी ज़्यादा है। फिर हमने KD पढ़ा, KD वो ड्रग की कंसंट्रेशन थी जहाँ पर 50% रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होते हैं। KD की बस यही वैल्यू है कि ये एक ना ये होती है फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स्ड है। इसकी बस यही वैल्यू है कि ये हमें बता देता है कि इस लेवल तक जब आप पहुंच जाओगे ना तो 50% रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, और इसे डबल कर लो, जब इसे डबल करोगे तो आपके 100% ऑक्यूपाई है। बस ये हमें इतना, इसका सिर्फ इतना यहाँ पे काम है। BMAX क्या है, टोटल रिसेप्टर्स अवेलेबल, ऑक्यूपाइड नहीं, अवेलेबल कितने हैं हमारी बॉडी में, टोटल 100 हैं, उनमें से 50% ऑक्यूपाई होंगे तो KD, और अगर टोटल अवेलेबल जो है ना वो जो है ना उसको हम BMAX कहते हैं। टोटल ऑक्यूपाइड नहीं, टोटल अवेलेबल। फिर हमने पोटेंसी देखी, तो पोटेंसी का मतलब है कि डोज रिक्वायर्ड फॉर EC50। ED50 हमने देखा, ED का मतलब था इफ़ेक्टिव डोज। हमने एक बड़ी पॉपुलेशन को डोज दी 100 mg, उसमें हमने देखा कि वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट अपने 50% लोगों में शो कर रही है, तो वो ED50। फिर हमने उनको थेरेप्यूटिक टॉक्सिक डोज देखी एक पॉपुलेशन में, और लोडिंग डोज कौन सी डोज है जो लीथल है 50% में। हमने 50% का स्टैंडर्ड लेना कि अगर आधे लोगों में हो रहा है तो मतलब हम उसको स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। अगर आधे लोगों में वो उस बीमारी से इलाज कर रही है ना तो हम उसको इफेक्टिव डोज कह सकते हैं। अगर आधे लोगों में वो टॉक्सिक है तो हम उसको टॉक्सिक डोज कह सकते हैं। अगर 50% नहीं 10% में वो टॉक्सिक होती है ना, फिर हम इसको टॉक्सिक डोज ना कहते हैं, फिर हम कहते हैं उन 10% में कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनकी किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम था, उनकी बॉडी से क्लियर नहीं हुई, इस वजह से वो उनमें टॉक्सिक होगी। लेकिन अगर 50% में है तो फिर हम कहेंगे हाँ ये टॉक्सिक डोज है, और अगर 50% की वो डेथ करा देती है तो हम कहते हैं हाँ ये लीथल डोज है। अब वो कह रहा है स्टेट्स क्या हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर जो है ना वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक उसकी इनएक्टिव स्टेट होती है और एक उसकी एक्टिव स्टेट होती है। इनएक्टिव को हम RI बोलते हैं, एक्टिव को हम RA बोलते हैं, ठीक है।
अब रिसेप्टर्स की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी कौन सी होती है? रिसेप्टर की वो एक्टिविटी जो एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट में। अब हमें पता है ना कि एक रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर एगोनिस्ट आकर लगता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, फिर वो जाके अपना इफेक्ट शो करता है सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करवा के। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी जो है ना, ये कुछ उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर जो है ना वो एक्टिव रहता है विदाउट एगोनिस्ट भी। थोड़ी बहुत एक्टिविटी ना वो अपने एगोनिस्ट के बगैर भी शो कर रहा होता है। कुछ GPCR ये इफेक्ट हमें शो करते हैं। ये भी मैं आपको आपकी बुक के टेबल से भी दिखाती जाऊँगी साथ साथ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। अब देखें यहाँ पर ये डोज थी और ये एक्टिविटी थी। अब हमने तो अभी डोज दी नहीं, ठीक है। तो ये ड्रग तो यहाँ से ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था ना, ज़ीरो से, कि ज़ीरो पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। फिर हमने जाकर आगे फुल एगोनिस्ट दिया जिस जगह पर, वहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट आना चाहिए था। लेकिन ये ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा ग्राफ, ये आप देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है कुछ रिसेप्टर्स की, कि कभी भी वो फुली इनएक्टिवेट नहीं होते। थोड़े बहुत एक्टिव वो रहते ही हैं, बॉडी में एगोनिस्ट हो या ना हो वो एक्टिव रहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से होने की बजाय, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने फुल एगोनिस्ट दिया। फुल एगोनिस्ट क्या है? वो ड्रग है जो मैक्सिमम रिसेप्टर एक्टिवेशन करवाता है। हमने एगोनिस्ट दिया, वो जाकर रिसेप्टर पर लगा, उसने सारे के सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट भी करवा दिया और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करवाया। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोटेरिनोल है ना, दिस इज़ फुल एक्टिवेटर ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। और अगर हम फुल एगोनिस्ट देंगे ना तो हमें हाईएस्ट एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि फुल एगोनिस्ट है ना, उसने जाके सारे के सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा दिया, मैक्सिमम इफेक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर उन्होंने दिखाया, ये इस पूरे ग्राफ में आपको सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट वाला कर्व कौन सा नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है ना, फुल एगोनिस्ट वाला। तो जब हम फुल एगोनिस्ट देते हैं ना तो हमें हाईएस्ट एक्टिविटी मिलती है। और ये देखें, हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी, फिर हमने जैसे इसको फुल एगोनिस्ट दिया ना, ये बढ़ती 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 कर्व यहाँ तक पहुँच गई। मतलब यहाँ पे अब हमें हाईएस्ट इफेक्ट मिल रहा है ड्रग का फुल एगोनिस्ट की प्रेजेंस में। जब फुल एगोनिस्ट देंगे तो हाईएस्ट इफेक्ट मिलेगा। फिर हम देखते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट हम इसको क्यों कहते हैं? ये पार्शियल है, ठीक है, मतलब आधा एगोनिस्ट है और आधा एंटागोनिस्ट है। ये क्या करता है कि बॉडी में जाता है और जितना फुल एगोनिस्ट जाके मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करा था ना, उतना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। ऑक्यूपाई सारे रिसेप्टर्स को कर लेता है बॉडी में जाके, लेकिन कुछ को जाके ना ये इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये देखें ये एंटागोनिस्ट है ना, कुछ पे जाके लग जाता है, वहाँ पे रिसेप्टर पे लग तो जाता है, लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता ताकि वो अपना इफेक्ट शो करे, बस वहाँ पे जाके लग के बैठ जाता है आराम से। और जो है ना, कुछ रिसेप्टर को खाली छोड़ देता है, उनके ऊपर जाके एगोनिस्ट लगता है। और फुल की जगह पर ना मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पर कितना आता है? 50 to 70%, क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट था ना। फुल एगोनिस्ट था तो उसने तो 100% इफेक्ट दिया, ये पार्शियल एगोनिस्ट था, इसमें से इसने जाके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों तरह की एक्टिविटी शो करवाई। कुछ रिसेप्टर पे जाके लग गया, वहाँ पे इफेक्ट नहीं शो कराए, कुछ रिसेप्टर्स पे जाके लग गया, उनको एक्टिवेट कराया, इफेक्ट शो कराया। जो रिसेप्टर्स पे जाके लगा एज एंटागोनिस्ट वहाँ पे बिहेव करा, वो रिसेप्टर तो इसने ज़ाया कर दिए ना, वो एक्टिवेट नहीं हो पाए। थोड़े से रिसेप्टर बचे, वो इसने उनके ऊपर एज एन एगोनिस्ट एक्ट किया, उनको एक्टिवेट करवाया, वहाँ पर इफेक्ट आया। तो यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट कितना आ सकता है? 50 to 70%। और इसकी एग्जाम्पल है बुप्रेनोर्फिन और पिंडोलोल। ये सारे रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करते हैं लेकिन सबको एक्टिवेट नहीं करते। अब ये वो दिखा रहा है कि मॉर्फिन जो है ना, हम मॉर्फिन, दिस इज़ एन एनाल्जेसिक, हम मॉर्फिन लेते हैं ना तो ये 100% इफेक्ट शो करती है। इसी तरह अगर हम बुप्रेनोर्फिन लेते हैं ना तो ये पार्शियल एगोनिस्ट है, ये जाकर कुछ रिसेप्टर्स पे एज एन एंटागोनिस्ट एक्ट करता है, कुछ पर एज ए एगोनिस्ट एक्ट करता है, और ये हमें 60% इफेक्ट देता है। मॉर्फिन की तरह 100% इफेक्ट नहीं देता, ठीक है। फिर ये इधर उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि पार्शियल एगोनिस्ट दिया ना तो फुल एगोनिस्ट से कम इफेक्ट आया, यानी अगर ये 100 था तो ये 50 और 70 इसने कर्व शो की, 50 और 70 पे। फिर अब हम एंटागोनिस्ट देख लेते हैं, ये वाला न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है कि कोई भी चेंज नहीं करता, वहाँ पे जाके लग जाता है ना। एंटागोनिस्ट का वैसे तो काम होता है ना कि ड्रग को जाके इनहिबिट करता है, लेकिन ये जाकर ना इनहिबिट करता है ना एक्टिवेट करता है, बस जाके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट। इसमें आ जाता है नैलोक्सिन वर्सेस मॉर्फिन। मॉर्फिन की प्रेजेंस में हम नैलोक्सिन देंगे ना तो मॉर्फिन को लग के ये अपनी एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी शो नहीं करने देगा, खुद वहाँ जाके लग के बैठ जाएगा। इसके बाद हम इन्वर्स एगोनिस्ट दिखाते हैं। इन्वर्स जैसे उसके नाम से बेचारे के ज़ाहिर है कि इन्वर्स यानी उल्ट। उसने एगोनिस्ट तो उसका नाम था, जो उसने एगोनिस्ट वाला काम करना था जाके उसने उसके उल्ट काम किया, इन्वर्स एगोनिस्ट किया। इसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को भी जाके कम कर दिया। एंटागोनिस्ट ने तो जाके ऐसे किया ना कि सारे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई। पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या फ़र्क है कि पार्शियल एगोनिस्ट में कुछ ड्रग जो है ना वो एज एन एंटागोनिस्ट बिहेव करती है, लेकिन ये जो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट है ना, इसने जाके सारे के सारे रिसेप्टर्स पे बाइंड कर लेना है और सबको कोई इफेक्ट नहीं आने देना। ये
ये देखिए आप स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन इसने जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी ना रिसेप्टर की, कुछ अपनी एक्टिविटी के वो इफेक्ट शो करे विदाउट एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट, उसको उसने रहने दिया, उसको नहीं उसने छड़ा इस एंटेगोनिस्ट ने। लेकिन इस इन्वर्स ने जाके ना सारा काम उल्ट कर दिया। इसने जाके एक तो रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया सारे रिसेप्टर्स को, और दूसरा ये कि इसने उसको एक्टिवेट करने के बजाय ना उनकी डाउन रेगुलेशन, उनका उल्ट काम करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हमने इसको इन्वर्स एगोनिस्ट का इसने जाके उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर दिया, और ये ग्राफ चला गया नेगेटिव में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया यहाँ तक सारे इनकी, इस ग्राफ की भी और इनकी। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है बाइस्ड एगोनिस्ट। बाइस्ड एगोनिस्ट का क्या मतलब है कि अब आप एक जनरल देखें इसको। हमने रिसेप्टर लिया, ड्रग लिया, वो जाके अपने रिसेप्टर पर लगा, उसने जाके ड्रग लिया, वो जाके अपने रिसेप्टर पर लगा, उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, और उस रिसेप्टर ने ना आगे मल्टीपल पाथवेज़ को एक्टिवेट करा दिया। मल्टीपल पाथवेज़ जैसे कैसे, कुछ थेराप्यूटिक और कुछ साइड इफ़ेक्ट। जैसे आप देखें कि हम लेते हैं एनसेड्स। ठीक है, एनसेड्स जाके 2-3 तरह के पाथवेज इफेक्ट करते हैं ना। एक तो वो जाके पेन इनहिबिशन वाले पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, और दूसरा हमने पता है कि एनसेड्स की वजह से स्टमक डिजीज़ होती है, म्यूकोजा डैमेज होता है, अल्सर की तरफ जाता है पेशेंट, तो एक वो हार्मफुल इफेक्ट वाला पाथवे भी वो एक्टिवेट कराता है। ठीक है, ये हो गई एक जनरल बात। लेकिन जो बाइस्ड एगोनिस्ट है ना, ये एक तरफ बाइस्ड होता है, ये जो है ना अच्छे काम की तरफ बाइस्ड होता है। ये जाता है ये अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, बाइस्ड एगोनिस्ट हाँ जाकर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और सिर्फ एक पाथवे को इफेक्ट करता है। ये किसी एक पाथवे की तरफ बाइस्ड है। इसने क्या किया कि सिलेक्टिवली एक्टिवेटिंग ओनली वन सिग्नलिंग पाथवे। अब इसकी एग्जांपल है कैटजंग में दी हुई कि कुछ मॉडिफाइड न्यू ओपियोइड ड्रग्स आए हैं, वो ऐसे करते हैं कि पेन रिलीफ पाथवे को तो एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये बाइस्ड एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। एक ही पाथवे को इन्होंने एक्टिवेट करना है, और क्या करते हैं, पेन रिलीफ के पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं, और साइड इफेक्ट वाले पाथवे की डाउन रेगुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाइस्ड एगोनिस्ट सबसे अच्छे हैं। ठीक है, इन्होंने जाकर पेन रिलीफ कराया और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने दिया। अब आगे हम देख लेते हैं कि हम ड्रग की कितनी तरह की टाइप्स हो सकती है। ये इधर हम जितनी भी देखिए, फुल एगोनिस्ट हो सकती है ड्रग, पार्शियल एगोनिस्ट हो सकती है, एंटागोनिस्ट हो सकती है, इन्वर्स एगोनिस्ट हो सकती है। तो इन सबको ना हम एक टेबल में देख लेते हैं। फुल एगोनिस्ट है तो वो 100% इफेक्ट शो करेगी। ये देखो, फुल एगोनिस्ट है तो वो 100% इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद अगर पार्शियल एगोनिस्ट है तो वो लेस देन 100 करेगी, लेस देन 100। अगर वो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट है ना तो वो 0 पे रहेगा, ये 0 पे है वो। ठीक है, और अगर वो इन्वर्स है ना तो वो तो है ही उल्ट, उसने तो सारे काम ख़राब कर दिया, वो चला गया नेगेटिव में, तो इफेक्ट आएगा नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई इन सारे ड्रग टाइप की। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। अब हम जाते हैं एंटागोनिस्ट की तरफ। एंटागोनिस्ट क्या है? ये वो ड्रग है जो बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, बट उसको एक्टिवेट नहीं करती। एगोनिस्ट तो थे ना, वो सारे जाके एक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं करती रिसेप्टर को, ना खुद करती है ना उससे एगोनिस्ट से एक्टिवेट होने देती है, बस जाकर उसको बाइंड कर लेती है। जैसे ये न्यूट्रल एगोनिस्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल वैसे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था फुल एगोनिस्ट जाके सबको एक्टिवेट कर रही थी, सबका इफेक्ट आ रहा था। पार्शियल में जो था कुछ एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे थे, वो जाकर लग गए थे और वो एक्टिवेट नहीं कर रहे थे। हमने देखा था ना, वो एक्टिवेट नहीं कर रहे थे, और जो बाकी बचे थे वो एक्टिवेट कर रहे थे। उसकी वजह से 50 to 70% रिस्पॉन्स आ रहा था। और एंटागोनिस्ट ने क्या किया था, जाके लग गए थे, एक्टिवेट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखी हुई है एंटागोनिस्ट की, जाके लग जाते हैं, एक्टिवेट नहीं करते, इसलिए इफेक्ट यहाँ पे 0 पे रहा था। और इन्वर्स जो थे ये सारे जाके लग गए थे और इन्होंने उनको दूसरी साइड, उल्ट साइड पर एक्टिवेट कर दिया और नेगेटिव में इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट की समझ आ गई। ये वो हैं जो जाकर रिसेप्टर पे लग जाते हैं और उसको एक्टिवेट नहीं करते। एंटागोनिस्ट ने एक्टिवेट नहीं करना, एगोनिस्ट ने करना है बस, और बस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लेना और एगोनिस्ट से भी उस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देना, उसको बिल्कुल नाकारा कर देना है। अब इसकी एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, जो है ना वो मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके लगता है और इफेक्ट शो करता था। लेकिन एट्रोपिन जो था ना, ये एंटागोनिस्ट है एसिटाइलकोलिन का। इसने क्या किया, जाके एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन वाले ही रिसेप्टर मस्करेनिक रिसेप्टर पर जाके अटैच हो गया, सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई कर लिए। सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई कर लिए तो अब एसिटाइलकोलिन देखेगी कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, ये बेचारा बाइंड ही नहीं कर पाएगा और कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं बॉडी में। ठीक है, अब एंटागोनिस्ट के टाइप्स देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, इसमें इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, और केमिकल एंटागोनिस्ट और फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट। ये सारे जो है ना कैटजंग में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, जो अपने दूसरे ड्रग से कम्पीट करते हैं। अब ये एसिटाइलकोलिन और एट्रोपिन है ना, इन्होंने एक ही रिसेप्टर पे लगना है, मस्करेनिक पे। अब ये दोनों ना एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। ये अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये जीत जाएगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये जीत जाएगा। कॉम्पिटिटिव में ये होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई वो जीत गया। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड रिवर्सिबली। ठीक है, ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं टू द सेम रिसेप्टर एज एगोनिस्ट। अब एसिटाइलकोलिन वर्सेस एट्रोपिन का उन्होंने दिखाया हुआ है कि
पहले एसिटाइलकोलिन के समझ लें 50 मॉलिक्यूल्स थे इस ड्रग के, जिसने जाके 50 रिसेप्टर्स पे बाइंड करना था, ठीक है। इसके मुकाबले में आ गया एट्रोपिन, वो भी अपने 50 आप समझ लें बंदे ले आए साथ लड़ने के लिए, 50 बंदे ले आए, वो सारे 50 रिसेप्टर्स पे जाके बैठ गए। अब एसिटाइलकोलिन देखेगा कि ये भी 50 ले आए, इसने सारे को रिलेट कर लिया, अब मुझे चाहिए मैं 100 लेके आऊँ, ये जाएगा और जाके 100 ले आएगा, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई 100, ये अभी भी बेचारा 50 पर था। तो ये जो है ना ये होती इसमें रिवर्सिबल अटैचमेंट है, ठीक है। जब इसके पास ज़्यादा हो गया ना तो रिवर्सिबल थी, ये उतर गया और ये जीत गए, ये आके यहाँ पर सारे लग गए और इफेक्ट आ गया। इसमें क्या होता है कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट में कि कर्व जो है ना वो राइट शिफ्ट होता है और ईमैक्स सेम रहता है। ये मैं आपको कर्व ग्राफ से दिखाती हूँ, अगर मुझे ग्राफ मिल गया तो। हाँ ये देखें, ये वो दिखा रहा है हमें कि एगनिस्ट अलोन, अकेला जो एगनिस्ट था ना वो इधर इफेक्ट ला रहा था, लेकिन एगनिस्ट प्लस कंपेटिटिव एंटागनिस्ट आ गया ना तो इधर से ना ड्रग की राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि पहले 0.1 हम ड्रग की कंसनट्रेशन दे रहे थे और उस पर हमें 50% इफेक्ट मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है कि 1 पे जाके या बल्कि 10 पे जाके, ये देखिए 10 पे जाकर ना हमें ड्रग बढ़ानी पड़ी। एसिटाइलकोलिन पहले 0.1 था, इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब 0.1 या आप 50 समझ लें, 50 था, ये 0.1 आप भूल जाएं, यहाँ पर 50 लिख लें। पहले ही 50 था, 50 बंदे थे, ये 50% इफेक्ट शो कर रहे थे। फिर एट्रोपिन आया, एगोनिस्ट प्लस कंपेटिटिव एंटागनिस्ट, ठीक है। एट्रोपिन आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन को अपने बंदों की तादाद बढ़ानी पड़ी। इसने क्या किया, ये 0.1 से 1 या 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, बढ़ गई ना कंसनट्रेशन। तो जैसे जैसे ये कंसनट्रेशन बढ़ती थी हम देखते थे कि अगर कम होगी तो तभी ड्रग ज़्यादा पोटेंट होगी, लेकिन अगर इस तरफ आ रही तो मतलब इस इधर से 0.1 थी, 0.1 ड्रग थी, इस पर ही इफेक्ट शो हो रहा था, और अब 0.1 की जगह 10 पे इफेक्ट शो हो रहा है। तो कौन सी ड्रग ज़्यादा पोटेंट थी, 0.1 वाली वैल्यू ज़्यादा पोटेंट थी ना, तो इसमें ना इसकी पोटेंसी कम हो जाती है लेकिन एफिकेसी सेम रहती है। ये देखिए अब 100 इफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट सेम आ रहा है, लेकिन बस ये है कि हमें ड्रग की थोड़ी सी कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। पहले हमें 10 mg पर इफेक्ट आ रहा था, अब हमें आ रहा है 100 mg पर इफेक्ट, समझ लें आप, ठीक है। तो ड्रग की पोटेंसी जो है ना वो कम हो गई। जैसे ही राइट शिफ्ट होगा ना, इसको हम कहेंगे ड्रग की पोटेंसी कम हो रही है, ठीक है। राइट शिफ्ट हो गया, ड्रग की पोटेंसी कम हो गई और ईमैक्स इसमें सेम रहा, ये कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो गई। ये हमारा ना प्रूफ में ड्रॉ करने के लिए भी आया था, इसलिए आपने याद रखना ये MCQs, अब तो खैर MCQs है, MCQs में हो सकता है ये ग्राफ बना हुआ आ जाए और आपसे पूछ लें इस तरह, बल्कि हमारा MCQs आया भी था, इस तरह का कर्व बने हुए थे ग्राफ। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ड्रग A लिखा हुआ था, यहाँ पर ड्रग B लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था इन दोनों में से कौन सी ड्रग जो है ना वो ज़्यादा पोटेंट है। तो आपने नीचे से देखना जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा ना वो ज़्यादा पोटेंट होगा। 0.1 ड्रग A है ना तो ये ज़्यादा पोटेंट है, और अगर ये 1 पे या 10 पे है ना तो ये कम लेस पोटेंट है। ज़ाहिर है ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो पोटेंसी उतनी कम होती जाएगी। EC50 हमने देखा था ना, EC50 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। EC50 क्या थी, वो अमाउंट थी ड्रग की जिस पे हमें 50% इफेक्ट मिलता था। EC50 बढ़ता जाएगा, वो अमाउंट जिस पे 50% इफेक्ट मिलना है, अब 10 से 100 हो गया तो ज़ाहिर है पोटेंसी कम होती जाएगी। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के, कि ये इसमें ना पोटेंसी डिक्रीज़ होती जाती है ड्रग की। EC50 जो है ना वो EC50 हाँ वो बढ़ जाता है, यानी अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए। एसिटाइलकोलिन पहले 10 चाहिए थी, अब 100 चाहिए, और ईमैक्स इसमें अनचेंज रहेगा। इसके बाद इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट आते हैं। ये वो एंटागोनिस्ट है जो परमानेंटली बाइंड कर जाता है ड्रग पे। इसमें तो हमने देखा था ना रिवर्सिबली बाइंड करता था और ड्रग बढ़ाने की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसका इफेक्ट खत्म हो जाता था, लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता, ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है। हम ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये ईमैक्स को कम कर देता है, ठीक है। अब देखें एगनिस्ट अलोन जो था ना, इसने पोटेंसी को कुछ नहीं किया, ठीक है। इसमें क्योंकि हमें पता है कि इरिवर्सिबली बाइंड हुआ है, अगर हम ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो पहले वाली ने कौन सा हट जाना है, वो तो इरिवर्सिबली बाइंड हो गया, तो ड्रग बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसमें पोटेंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका सिर्फ मैक्सिमम इफेक्ट से ताल्लुक है, ठीक है। ये एंटागनिस्ट था, इसने जाके ना इरिवर्सिबली सारे रिसेप्टर्स को बाइंड कर लिया, इरिवर्सिबली बाइंड कर लिया, तो पता है एंटागनिस्ट एक्टिवेट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसने एगनिस्ट जो अलोन था ना वो बेचारा यहाँ तक इफेक्ट शो करता था मैक्सिमम, लेकिन अब यहाँ पर एगनिस्ट और इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट दोनों आ गए हैं, ठीक है। इस इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट ने आधे रिसेप्टर ले लिया, एगनिस्ट ने आधे रिसेप्टर ले लिया। इरिवर्सिबल ने जिनको लिया था ना उसने उनको एक्टिवेट नहीं किया, इस वजह से मैक्सिमम इफेक्ट नीचे आ गया। सिर्फ अब यही एगनिस्ट जो है ना, एगनिस्ट आया और इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट आया। 50 इसने ले लिए रिसेप्टर, 50 इसने ले लिए। ये तो 50 को एक्टिवेट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो 50 के एक्टिवेट होने से जाहिर है पहले से तो आधा इफेक्ट आएगा ना, मैक्सिमम इफेक्ट। इसने तो क्योंकि कुछ किया नहीं, तो इसमें ईमैक्स कम होता है, ठीक है। आपने ये ज़रूर याद रखना कि कॉम्पिटिटिव में ईमैक्स सेम रहता है और पोटेंसी
ड्रग की बढ़ कम हो जाती है और इसमें जो है ना ईमैक्स कम हो जाता है और इसमें कोई राइट शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ड्रग को हमने उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म देख लेते हैं। इसमें यह है कि दो ड्रग्स जो है ना वो अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स। यहाँ तक तो हमने देखा था ना कि एक ही रिसेप्टर के लिए लड़ाई थी, एक जाके इसको बाइंड कर लेता था और अगर दोनों दे दिए तो दोनों ने आधे आधे बांट लिए, लेकिन एक ही तरह का। यहाँ पर एक रिसेप्टर का रोल नहीं है, यहाँ पर बस हिस्टामिन दिया है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, एपिनेफ्रिन जो है ना वो ब्रोंको डायलेशन करता है। दोनों डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्टिवेट लगते हैं। पेशेंट ने हिस्टामिन भी ले लिया, एपिनेफ्रिन भी ले लिया, तो हिस्टामिन ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा, इसने ब्रोंको डायलेशन करा, तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म हो गया। ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे ही लगेंगे। इस बात केमिकल एंटागनिज्म होता है कि इसमें ना डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन होता है दो सब्सटेंस में, जैसे इसमें कोई रिसेप्टर्स इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स इन्वॉल्व थे। पीछे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सेम रिसेप्टर्स थे। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में डिफरेंट रिसेप्टर्स थे और इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। इसके अंदर बस हमारी बॉडी में हमने प्रोटामिल हेपरिन लिया है और हेपरिन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, ये एंटीकोगुलेंट वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, हेपरिन हम एंटीकोगुलेंट के तौर पे देते हैं, तो ये प्रोटामिन आकर ना इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बस ब्लड में ही दोनों आपस में लड़ भिड़ लेते हैं और रिसेप्टर तक बात जाती नहीं है, रिसेप्टर इन्वॉल्व ही नहीं है, बस डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। ये जाता है बाहर से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब फार्माकोकाइनेटिक एंटागनिज्म क्या होती है? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब आपको बताना कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो एक ड्रग जो है ना वो दूसरे के ये सारे फार्माकोकाइनेटिक्स ही बदल देगी। एक ड्रग दूसरे ड्रग के सारे फार्माकोकाइनेटिक को जब अफेक्ट करेगी ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को, हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक एंटागनिज्म हो गया। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम राइफेम्पिन लेते हैं ना, पीछे हमने देखा था कि CYP इंड्यूसर्स में हमने कल पढ़ा था, अगर आपने वो लेक्चर लिया हो जो मैंने आपको भेजा था, तो एक मिनट, हाँ, इंजाइम इंड्यूसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये CYP इंजाइम इंड्यूसर्स हैं। इसमें हमने ये निमोनी भी देखा था, क्रैब, GPS और राइफेम्पिन जो है ना ये इंजाइम इंड्यूसर है। ठीक है, अब हमने राइफेम्पिन लिया ना, तो बॉडी में पहले से वारफेरिन था, हमने ऊपर से राइफेम्पिन लिया, इंजाइम इंड्यूसर है, ये जाकर इसकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देगा, तो वारफेरिन का इफेक्ट कम आएगा। तो ये क्या था? ये एक फार्माकोकाइनेटिक फीचर था ना कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए, तो मतलब फार्माकोकाइनेटिक एंटागनिज्म की है। अब तो क्या पढ़ा कि कंपेटिटिव एंटागनिस्ट क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, सेम रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, इसमें कर्व राइट शिफ्ट होता है, ईमैक्स इसमें अनचेंज रहता है और EC50 इंक्रीज़ हो जाता है और पोटेंसी जो है ना, इसमें पोटेंसी वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर हमने इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट देखे थे, इसमें हमने देखा था कि ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, परमानेंट ब्लॉक हो जाता है, ईमैक्स इसमें डिक्रीज़ होता है और ये जो है ना इसके इफेक्ट को हम ओवरकम नहीं कर सकते ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से। ये दो चीज़ें और ये आपने ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म में क्या था कि डिफरेंट रिसेप्टर्स पर लगते हैं और ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं, ये भी हिस्टामिन वाली और एपिनेफ्रिन वाली एग्जांपल हमने देखी है। केमिकल एंटागनिज्म में ये है कि डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होता है, ब्लड में ही दोनों लड़ भिड़ लेते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक एंटागनिज्म में क्या है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन को अफेक्ट करे एक ड्रग दूसरे की। अब हम थेराप्यूटिक, बस थोड़ा सा रह गया, अब हम थेराप्यूटिक इंडेक्स देखते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? ये रेशो है टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज की। ठीक है, अब टॉक्सिक डोज जो है ना वो फॉर एग्जांपल एक ड्रग की है 100 mg हम देंगे ना तो वो उसके लिए टॉक्सिक है, और इफेक्टिव डोज जो है ना वो 10 है। यानी जब हम 10 देते हैं ना तो वो उसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है, जब हम 100 देते हैं तो उसमें टॉक्सिक इफेक्ट आता है। ठीक है, हमने फिर इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स निकालना है। थेराप्यूटिक इंडेक्स का ये फार्मूला, हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। टॉक्सिक डोज का भी हमें पता है और इफेक्टिव डोज का भी हमें पता है। हमने जब ये वैल्यूज़ पुट की ना तो इसका आंसर 10 आया। ठीक है, इस 10 का क्या मतलब है? 10 टाइम्स, यानी थेराप्यूटिक डोज जो है ना उसको हम 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लेंगे तो फिर जाके ये टॉक्सिक डोज आएगी। इफेक्टिव डोज से 10 टाइम्स ज़्यादा लेंगे तो फिर टॉक्सिक डोज आएगी। यानी एक ड्रग थी उसकी 10 mg थी इफेक्टिव डोज, हमने 10 टाइम्स इसको और लिया, 10 × 10, उसकी हम 100 लेंगे ना तो फिर जो है टॉक्सिक डोज आएगी। तो ये जो है 10 ना ये काफ़ी अच्छा गुड सेफ्टी, इसमें गुड सेफ्टी होती है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है कि अगर कोई इंसान जो है वो टॉक्सिक डोज लेता भी है ना गलती से उसको टॉक्सिक डोज लेता है। हाँ, अगर आपने इंटेंशनली किसी ने सुसाइड वगैरह करना है फिर तो वो 10-12 गोलियाँ खाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं था, उसने एक गोली खानी थी, उसने गलती से 2 खा ली, तो टॉक्सिक डोज नहीं है ये। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसलिए जो है ना ये अगर ज़्यादा होना थेराप्यूटिक इंडेक्स तो ये अच्छी बात है। थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, सेफ्टी है उस ड्रग की। लेकिन अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होगा ना, जैसे किन में कम होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है पेनिसिलिन वगैरह में, और लो किन में होता है, जिनमें लो होता है उनको हम डेंजरस ड्रग्स कहते हैं। और ये होता है किस में कम है? डाइजॉक्सिन, वारफेरिन, लिथियम और थियोफाइलिन। बच्चों ये आपने रट लेना है, मैंने इस पर स्टार भी बनाया हुआ है। ठीक है, डाइजॉक्सिन जो है ना इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम है, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स में चलता है 1 है। चलो आप इमेजिन करो इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स 1 है, तो इसका 1 हुआ तो मतलब 1 टाइम्स
इफ़ेक्टिव डोज के 1 टाइम जिसकी थेरापीटिक इंडेक्स है। अगर इफ़ेक्टिव डोज 10 थी, हमने इसमें 10 और शामिल किया, 20 ले लिया। अगर पेशेंट ने गलती से एक की जगह 2 गोलियाँ खा ली तो वो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, थेरापीटिक इंडेक्स की आपको समझ आ गई है या मैं कुछ रिवाइज़ करूँ पीछे से? अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आई है, आप ये बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम थेरापीटिक विंडो देख लेते हैं। थेरापीटिक विंडो क्या है कि ये रेंज है बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान की रेंज है। अब आप समझ लें कि मिनिमम इफेक्टिव अब आप समझ लें कि 0 से 5 जो है ना उस पर ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। 5 से 15 जो है ना वो उसकी थेरापीटिक विंडो है और 15+ पे टॉक्सिसिटी आ रही है। ठीक है, तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो है जहाँ पर इफेक्ट स्टार्ट होता है। ये रही इसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन 5, क्योंकि 0 से 5 पे कोई इफेक्ट नहीं था। अब 5 या फिर 5+ जब हम देंगे ना तो इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम इफ़ेक्ट कहाँ पे आएगा? 15 पे। अगर 15+ हो गया तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ चलेगी। तो ये इसकी थेराप्यूटिक विंडो है। ठीक है, ये इसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये इसकी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। ये जो 5 से 15 के दरमियान की ये जगह है ना, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। ठीक है, अब वो कहना है थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो के दरमियान क्या रिलेशन है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ना ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देती है। जैसे थेराप्यूटिक इंडेक्स ने हमें बताया कि हमें सिर्फ इसने हमें 10 बताया, इसने हमें ये नहीं बताया कि इसमें आप 100 जो है इसकी टॉक्सिक डोज है। इसने हमें बस बताया कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ना उसके 10 टाइम्स ज़्यादा दोगे तो आपकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन आ जाएगी। डाइजॉक्सिन के केस में इसने बताया कि आपकी जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसके 1 या 2 टाइम्स आप दोगे तो ये टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। लेकिन जो थेराप्यूटिक विंडो है ना ये हमें एग्जैक्ट रेंज बताती है, ब्लड की रेंज। जैसे 5 से 15 इसने हमें बताया ना, तो बस इन दोनों में फ़र्क है। इसके बाद रिसेप्टर्स देख लेते हैं। रिसेप्टर्स की 4 टाइप्स हैं। लाइगेंड गेटेड, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड। ये सबसे मोस्ट जो है ना डाइवर्स फॉर्म है। हमारी बॉडी में मोस्टली यही टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके बाद एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स क्या हैं? रिसेप्टर्स दैट डायरेक्टली कंट्रोल आयन चैनल प्रोड्यूस वेरी रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है ना ये ऐसे करते हैं कि जब इनके ऊपर आकर कोई लाइगेंड लगता है ना वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, तो वो रिसेप्टर आगे डायरेक्टली आयन चैनल्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये आयन चैनल्स को ओपन कर देता है। आयन चैनल्स ओपन होते हैं तो, और ये होता कितने में है? आयन चैनल मिली सेकेंड्स में खुलता या बंद होता है। इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। इसकी एग्जांपल आप देख लें, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है ना, तो ये रिसेप्टर जो है ना ये सोडियम चैनल के साथ सोडियम चैनल को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एसिटाइलकोलिन आकर निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स आगे से आयन चैनल को ओपन कर देंगे। कौन से आयन चैनल? सोडियम आयन चैनल। सोडियम आयन अंदर आएगा, डिपोलराइजेशन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और इफेक्ट आ जाएगा। बस इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखते जाना। एग्जांपल्स इनकी ये हैं। ठीक है, निकोटिनिक, गाबा, ग्लाइसिन और 5-HT3। इसके अलावा हाँ ये गाबा वाला जो है ना ये MCQs आता भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपने अच्छे से देख लेना कि गाबा क्या करता है, ये क्लोराइड चैनल्स को ओपन करता है। गाबा किसको ओपन करता है? क्लोराइड चैनल को। और गाबा रिसेप्टर है, इसको कौन एक्टिवेट करता है? बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन जो इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, ये एंग्जाइटी में लेता है पेशेंट। ठीक है, एंग्जाइटी में लेता है और अगर उसको नींद नहीं आ रही तब भी वो ये लेता है बेंजोडाइजेपिन। तो गाबा ए क्या करता है? आकर बेंजोडाइजेपिन आके गाबा ए रिसेप्टर पे लगता है। गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं और क्लोराइड चैनल क्या करते हैं? ये क्लोरीन के इन्फ्लक्स करते हैं। क्लोरीन इन्फ्लक्स की वजह से, क्लोराइड इन्फ्लक्स की वजह से न्यूरॉन्स प्रेस हो जाते हैं, पेशेंट को सेडेशन होती है, उसकी एंग्जाइटी कम होती है, वो नींद में चला जाता है। फिर इसके बाद GPCR आते हैं। ये मोस्ट कॉमन है बॉडी में रिसेप्टर दैट सिग्नल थ्रू जी प्रोटीन। जी प्रोटीन में पता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, GS, GI, GQ। GS स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनालाइल साइकिल को। GI जो है ये इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट करते हैं साइक्लिक AMP। और GQ जो है ना ये इनका एड्रेनालाइल साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं है, फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट करते हैं। फास्फोलाइपेज आगे IP3 और डैग में कन्वर्ट होता है, ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स करते हैं। कैल्शियम में इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बस आप ये ना समझते जाओ। इनकी बस आपने मेनली ये एग्जांपल याद रखनी है। अगर आए भी तो आपका MCQs में यही आएगा कि ये जो है ना मस्करेनिक रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर, हिस्टामिनिक रिसेप्टर ये GPCR में आते हैं। और ये गाबा रिसेप्टर किस में आते हैं? ये आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। और फिर आप क्या कहते हैं? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये किसी एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो है ना
ये आयन के साथ ये रिसेप्टर जो है ना ये आयन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं समझ लें आप। और ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना ये एक प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोटीन कौन सी है, जी प्रोटीन। ये आगे इसमें सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होता है, ये भी आपने याद रखना। GPCR में सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है। सेकंड मैसेंजर कौन सा होता है, या तो वो एडेनिल साइक्लेज हो सकता है जो साइक्लिक एसिड को बढ़ाएगा, या तो फिर वो IP3 और डैग हो सकते हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स बस देखते जाना आप, ये मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर एंजाइम लिंक्ड आते हैं, ये किसी एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं। ये जब इस रिसेप्टर पे आकर ड्रग लगेगा ना, ये आगे एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे और इफेक्ट आ जाएगा। इसमें आ जाते हैं टायरोसिन काइनेज और जैकस्टेट, ठीक है। जैकस्टेट रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज में इंसुलिन रिसेप्टर्स आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एंजाइम लिंक में टायरोसिन काइनेज और टायरोसिन काइनेज में इंसुलिन। इंसुलिन रिसेप्टर्स किसके अंदर आते हैं, टायरोसिन काइनेज टाइप में, ये भी आपने याद रखना है। ये आगे फॉस्फोराइलेशन कराते हैं और जैकस्टेट देख लें। फिर आप उसके बाद ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर दीज आर द स्लोएस्ट। इसमें जो है ना वो जो भी हम ड्रग लेते हैं जैसे विटामिन D, स्टेरॉइड्स लें, ये डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके न्यूक्लियस के साथ लग जाएंगे और अपना इफेक्ट शो करेंगे। इसका निमोनिक है TV स्टार, ठीक है।